आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक एनपीओ, दैट इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में बात करनी होगी। हम उस चीज़ों के बारे में पहले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वो क्या है? देखिए, एनपीओ एज से नॉट फॉर organization business, the main aim of the business is to earn the profit, but in NPO there are certain person वो क्या करते हैं, जिसको हम कहते हैं सोसाइटी की हेल्प करते हैं, समाज सेवा हिंदी में भी हम बोलते हैं। they do, the person who has lots of money usually they do something for the society, ठीक है। तो उसके लिए भी they need to run any activity, कुछ एक्टिविटी तो होगी जिसमें मनी इन्वॉल्व होगा। तो गवर्नमेंट चाहती है कि ऐसे लोगों को प्रमोट किया जाए, ऐसे लोगों को प्रमोट किया जाए जो सोसाइटी के लिए कुछ करते हैं। लेट्स से दे आर ओपनिंग स्कूल, दे ओपनिंग हॉस्पिटल, चैरिटेबल व्हाटएवर, तो दे नीड टू दे आर सर्विंग द सोसाइटी, तो उनको भी कुछ ना कुछ इसका रिवॉर्ड मिलना चाहिए। नाउ इसको इस तरह से समझिए, अर्लियर इन आवर इंडिया तो यूजुअली गवर्नमेंट ओपन करती है स्कूल, ठीक है, लेकिन हमारी पॉपुलेशन को देखते हुए हम चाहते थे कि बाकी लोग भी स्कूल्स ओपन करें, हॉस्पिटल ओपन करें। इससे क्या होगा, मेडिकल फैसिलिटीज इंप्रूव होगी कंट्री की। गवर्नमेंट की तो एक अलग है, गवर्नमेंट तो प्रोवाइड कराती है, और ऐसे स्कूल्स भी आएंगे। तो ये दो चीज़ों के बारे में अपन बात कर रहे हैं, एक बार हॉस्पिटल और स्कूल, एक मिनट के लिए। तो अब इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट ने तो प्रोवाइड कर दिए, तो अब गवर्नमेंट को लगा कि अगर ये जो लोग कर रहे हैं इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। कैसे? इन पर टैक्स चार्ज नहीं किया जाए, तो इनके लिए एक अलग ही सिस्टम बना दिया नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। लेकिन फिर ये अकाउंटिंग क्यों आई, ये मतलब एनपीओ क्यों आया? आप तो टैक्स चार्ज नहीं कर रहे, तो पीपल स्टार्ट मिस यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। हाउ दे यूजुअली व्हाट दे आर डूइंग, वो हर चीज को बिजनेस फॉर्म में लेके जाने लग गए, एनपीओ फॉर्म में, और उनको लगा टैक्स बचाया जाए। तो फिर एक एनपीओ पूरा सिस्टम आया, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। यू नीड टू गेट रजिस्टर योरसेल्फ इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एंड आपको इसके अकॉर्डिंग अकाउंट्स भी बनाने होंगे और गवर्नमेंट्स को देने भी होंगे। तो ये ऑर्गेनाइजेशन अब क्या होती हैं, अब आप प्लीज अपनी स्क्रीन पे सब थ्योरी को देखिए एक बार। नोट्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू। देयर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन विच आर फॉर्म्ड नॉट टू अर्न प्रॉफिट बट टू रेंडर सर्विस टू इट्स मेंबर एंड टू द पब्लिक। मेंबर्स को भी दे सकते हैं एंड पब्लिक को भी दे सकते हैं। Such organizations include clubs, hospital, libraries, schools, religious institution, charitable institution, and literary society. Hospitals हो सकते हैं, लाइब्रेरी हो सकती है, स्कूल हो सकते हैं, क्लब्स हो सकते हैं। क्लब जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए बनते हैं, एक आदमी रन नहीं करता, ग्रुप ऑफ अ पर्सन उसे रन करता है। हमारी पर्टिकुलरली इस चैप्टर के अंदर क्लब से ज़्यादा डील किया गया है। Now, usually student ask this question, but sir, they are earning profit. See, हमने ये नहीं कहा कि ये प्रॉफिट अर्न नहीं करेंगे, हमने कहा इनका मेन एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। अगर इनको एक्टिविटी से कोई प्रॉफिट हो रहा है, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। Now, as the main aim of this organization is not to earn profit, but to provide services to the society, such as club provide sports and recreational facilities provide करते हैं, हॉस्पिटल्स मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लिटरली सोसाइटी प्रमोट्स करता है आर्ट एंड कल्चर, और एसोसिएशन में ऑल्सो बी फॉर्म टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ इट्स मेंबर। अगर कोई भी पर्टिकुलर एसोसिएशन बनी है अपने मेंबर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के, तो इनका मेन एम बिजनेस अर्न करना नहीं है, एक पर्टिकुलर वर्क को प्रमोट करना है। एजुकेशन सिस्टम जितना प्रमोट हो उतना अच्छा है, मेडिकल फैसिलिटीज हों, आर्ट कल्चर हमारा जितना प्रमोट हो, तो ये सब चीज़ें। जैसे कई लोग ने, आपको अगर पता हो, टाइगर्स के लिए भी एक एसोसिएशन बनी हुई है, तो ऐसी एसोसिएशन जो एक सोशल कॉज को ले रही हैं वो एनपीओ में जाएंगी। आइए आगे। अब एज द मेन एम ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट, तो दे डू नॉट प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दे हैव चेंज द नेम हियर, तो वो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब होता है, अगर मैं हिंदी में बोलूँ, लाभ और हानि, मतलब प्रॉफिट, तो ट्रेड ये करेंगे नहीं, बट स्टिल दे हैव टू मेंटेन द प्रॉपर अकाउंट्स। दिस इज ऑल्सो लीगल रिक्वायरमेंट, एंड दे शुड ऑल्सो लाइक टू नो वेदर देयर करंट इनकम आर सफिशिएंट टू मीट देयर करंट एक्सपेंसेस। तो फॉर दिस पर्पस ये क्या क्या बनाएंगे, अ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट विच इज सिमिलर टू कैश बुक। तो यानी इन आवर बिजनेस वी मेक अ कैश बुक, दे विल मेक अ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट।
सी कॉन्सेप्ट इज सेम. कॉन्सेप्ट क्या है? इन कैश बुक वी यूज डेबिट एंड क्रेडिट, एंड रिसिप्ट्स एंड पेमेंट. डेबिट दे राइट रिसिप्ट और पेमेंट. एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विच इज सिमिलर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ सीकिंग एंटिटी. जो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, उसको हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिप्लेस करेंगे. और बैलेंस शीट ऑल्सो प्रिपेयर टू ऑर्डर टू शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज द अकाउंट ईयर. बैलेंस शीट मतलब क्या क्या बैलेंसेस बचे हैं, दिस इज अ स्टेटमेंट, वो भी इनको बनानी होगी ताकि हमें पता रहे इनके पास क्या है. एंड दिस इज अ लीगल रिक्वायरमेंट, लॉ कहता है ये आपको करना होगा. अच्छा, तो अब आते हैं मेन फीचर्स पे. इसके मेन फीचर्स क्या हैं? मेन एम इज सर्विस. फॉर्म क्या है? दीज ऑर्गेनाइजेशन चैरिटेबल और सोसाइटी के फॉर्म में होंगी और कॉल्ड मेंबर्स आल्सो. दे आर, जो इसके मेंबर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो आपके स्कूल होते हैं वो समिति के नाम से बनते हैं. समिति का मतलब होता है सोसाइटीज. तो फर्स्ट यू नीड टू फॉर्म अ सोसाइटी एंड देन सोसाइटी विल ओपन दैट स्कूल, राइट? एनी स्कूल, कोई भी स्कूल का आप XYZ नेम हो, वो स्कूल किस फॉर्म में आएगा? देयर आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ द बिजनेस, लाइक you can open a company, you can form a partnership or sole proprietorship. No, इसमें you have to form a society. You need to get register yourself in the society or a charitable trust. Society और trust दो चीजें हुई तो उसमें आप जाएंगे. Separate entity, not for organization are treated as a separate entity distinct from its member. मतलब business को अलग रखा जाएगा member से. Managed by elected member, इसका कोई owner नहीं है. जो सोसाइटी है उसमें इलेक्टेड मेंबर जो इलेक्ट किए जाएंगे वो ही इसे रन करेंगे. और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. मेजर सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा? ये यूजुअली इनकम कहाँ से लेंगे? सब्सक्रिप्शन फ्रॉम द देयर मेंबर. जिन मेंबर को ये सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, जिनका राइट प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनसे ये लोग क्या ले सकते हैं? सब्सक्रिप्शंस ले सकते हैं, डोनेशंस ले सकते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम गवर्नमेंट इन फॉर्म ऑफ ग्रांट एंड एड, और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट. दे कैन इन्वेस्ट देयर मनी. अगर इफ सपोज इनकी कोई इनकम है, इनके पास पैसा आया, दे कैन इन्वेस्ट और अर्न ऑन दैट. और अगर इफ देयर आर मेंबर, दे कैन चार्ज सब्सक्रिप्शन. लाइक इन क्लब्स, अगर इफ यू ज्वाइन एनी क्लब यू नीड टू पे सर्टेन अमाउंट, तो दैट इज देयर इनकम, दैट इज नोन एज सब्सक्रिप्शन. इफ यू हैव ज्वाइन द स्कूल तो यू pay fees, that is fees is also subscription. You have subscribed for that school कि आप स्कूल में जा सकते हैं and you can use that facilities. ठीक है. Then surplus not distributed among its member, it is added to the capital fund. Like in partnership हो या sole proprietorship हो, whatever the profit या company हो, whatever the profit will come, it will add it to the capital, but owner has right कि वो उसको withdraw कर सकता है, drawing कर सकता है, use कर सकता है अपने लिए. In कंपनी डिविडेंड कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, बट इसके अंदर ऐसा नहीं कर सकते इलेक्टेड मेंबर कहें कि हम ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. क्यों? यू आर नॉट अर्निंग प्रॉफिट फॉर योरसेल्फ. वॉट एवर द प्रॉफिट इफ यू हैव अर्न, दैट इज नोन एज सरप्लस हियर. उसको क्या बोलेंगे? सरप्लस. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड सरप्लस? सी, प्रॉफिट यू अर्न द प्रॉफिट, यानी यू हैव टू मेक एन एफर्ट टू अर्न द प्रॉफिट, बट फॉर सरप्लस मतलब बच गया. यू आर नॉट मेकिंग एनी एफर्ट पर आपको बच गया, राइट? इतना पैसा, तो दैट इज नोन एज सरप्लस. वेरी थिन लाइन, बट सरप्लस का मतलब होता है जो बचा हुआ पैसा हो. अब अगर वो पैसा बच गया तो मेंबर कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट. व्हाई? बिकॉज कुछ ही इलेक्टेड मेंबर हैं, दे आर नॉट ओनर. हमने उन्हें इलेक्ट किया है, वो ओनर तो कोई है ही नहीं ना. तो ये पैसा कहाँ यूज होना चाहिए? कहते हैं कैपिटल फंड में. क्यों? कहते हैं बिजनेस के ही उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में पाया जाना चाहिए. Accounts, these organizations have to maintain the proper account to meet the legal requirement and to exercise the proper control over the utilization of their fund, because this is public fund. इसका मिसयूटिलाइजेशन नहीं होना चाहिए, किसी एक पर्सन उसका फायदा नहीं उठाए, या फिर गवर्नमेंट जो हेल्प कर रही है उसका मिसयूज ना हो. तो दे नीड टू मेक अ प्रॉपर रिकॉर्ड्स. दिस इज अ लीगल रिक्वायरमेंट एंड दे नीड टू सबमिट देयर रिक्वायर्ड टू द गवर्नमेंट ऑल्सो. Forms of account, they prepare their financial statement at the end of each accounting, usually financial year, in the form of receipts and payment, income and expenditure and balance sheet. तो ये इस फॉर्म में अकाउंट बनाएंगे. तो हमें क्या बनाना है? receipts and payment, income and expenditure and balance sheet. Yes, but in our question receipts और payment बनाया हुआ दिया हुआ होगा, तो हमें बनाने हैं फाइनल अकाउंट, income and expenditure and balance sheet.
व्हाट इज द डिफरेंस? इनकम एक्सपेंडिचर बनता है 31 मार्च को और कैश बुक होल ईयर बनती है, पूरे साल जब जब कैश आया कैश गया। नाउ डिफरेंस क्या है एनपीओ और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में? सिंपल है डिफरेंस, अगर प्लीज सब ध्यान दें। हमारा डिफरेंस है इट पर्पस फॉर विच इट इज सेटअप। इट इज सेटअप फॉर द NPO is set up for the purpose of cultural, education and professional services. और business क्यों सेटअप होता है? To earn the profit. Main aim is to earn the profit. You don't need to promote any art. Source of fund, they raise by way of membership fee, subscription, donation हो सकता है, surplus हो सकता है, और in the balance sheet general fund, capital fund, corpus fund जो ये member से लेके खड़ा करते हैं। They raised normal business कैसे? फ्रॉम प्रोप्राइटर, पार्टनर, शेयर कैपिटल, बोरोड फंड, प्रॉफिट आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अ पार्टनर, शेयर होल्डर आर शोन एज रिजर्व। और जो प्रॉफिट आप नहीं बांटोगे उनको आप रिजर्व में रखोगे, ना कि आप उस ऑब्जेक्टिव आप कभी भी ले सकते हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनपीओ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिसिप्शन, पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा? ट्रेडिंग P&L अकाउंट। सरप्लस क्या है हमारा? अगर देखें सरप्लस इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है एनपीओ है, उसमें जो भी प्रॉफिट आता है उसको हम सरप्लस और डेफिशिट बोलते हैं, तो वहाँ प्रॉफिट एंड लॉस बोलेंगे। तो यहाँ सरप्लस और डेफिशिट मीन सरप्लस मतलब जो बचा हुआ है, प्रॉफिट मतलब जो कमाया है, लॉस मतलब जो आपको नुकसान हुआ है, आपने नुकसान किया है, और डेफिशिट का मतलब है कमी है इतने रुपयों की, हमको लगा नहीं था, ज़्यादा लग गए हैं पैसे। और एनपीओ में प्रॉफिट कभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा अमंग इट्स मेंबर बिकॉज देयर इज नो ओनर जो इसको क्लेम करे मेरा पैसा है, लेकिन उसमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है टू इट्स मेंबर यानी टू इट्स देयर ओनर, राइट। तो ये हुआ एक पार्ट जो कि हमने अभी कंप्लीट किया। अब हम देखेंगे सम इंपॉर्टेंट वर्ड्स जिनको हमें क्लियर करना बहुत जरूरी है फॉर डूइंग दीज क्वेश्चंस, जो कि नॉर्मल क्वेश्चंस में यूज नहीं होते, इन क्वेश्चंस में यूज होंगे। तो सम इंपॉर्टेंट, सबसे पहला आता है वर्ड सब्सक्रिप्शन। दिस इज द रियली वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड एंड द मेन सोर्स ऑफ द इनकम। तो इट इज द मेन सोर्स ऑफ द इनकम। व्हाट इज द मेन सोर्स? जैसे कि एक बिजनेस की मेन सोर्स होता है सेल्स, वो रेंट से भी कमा सकती है, इन्वेस्टमेंट से भी कमा सकती है, पर मेन सोर्स क्या होता है उनका? सेल्स। तो एक सेल्स की तरह, और कोई अगर सर्विस बिजनेस दे रहा है तो मेन सोर्स होता है फीस। तो यहाँ पे एक एनपीओ का मेन सोर्स होगा सब्सक्रिप्शन, जिस पर्पस के लिए वो बनाया गया है, तो वो जो सर्विसेज देगा अपने मेंबर्स को, उसके बदले वो क्या चार्ज करेगा? सब्सक्रिप्शन। इफ स्कूल की बात करें तो उसके लिए फीस है, क्लब की बात करें उसके लिए भी फीस है, तो ये उनका मेन होगा। इट विल बी अपेयरिंग ऑन द डेबिट साइड ऑफ रिसिप्शन पेमेंट, यस, क्योंकि सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगी तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश आएगा। आउट ऑफ इफ सब्सक्रिप्शन बिलोंग टू द करंट ईयर विल बी पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। उसमें से जो भी सब्सक्रिप्शन करंट ईयर की इनकम है वो इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगी, इनकम पार्ट में। नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पे कहना चाह रहे हैं सपोज मुझे सैलरी मिलती है, मुझे कोई भी पैसा मिलता है, मुझे 10 लाख रुपीस मिलते हैं, लेट्स से सपोज। आउट ऑफ दिस, तो ये 10 लाख मुझे मिले तो आई हैव रिसीव द कैश, दैट मीन्स आई विल शो दिस इन कैश बुक कि मैंने 10 लाख रिसीव किए। आउट ऑफ दिस 10 लाख 8 लाख इज द इनकम ऑफ दिस ईयर एंड 2 लाख बिलोंग टू नेक्स्ट ईयर। तो जो 8 लाख है वो मेरी इनकम में जाएगा, यानी मेरे प्रॉफिट में, और इनकम एक्सपेंडिचर में कहा जाएगा इनकम में। और जो रिमेनिंग 2 लाख है दैट विल बी टर्म्ड एज एडवांस, तो मेरी बैलेंस शीट में उसको जगह मिलेगी। वो इस साल का नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर का है। तो ये यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं जो भी रिसिप्ट पेमेंट में करंट ईयर की इनकम है वही इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगी, यानी जस्ट लाइक एन योर सिंपल अकाउंट। और एडवांस और आउटस्टैंडिंग कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में, जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो मेन सोर्स ऑफ इनकम है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। एक सेल्स की तरह मानिए, एडवांस जैसे जाएगा, जैसे आपकी कैश बुक में होता है, आपने जितना कैश मिला, इनकम और ये सब। दूसरा वर्ड आता है लाइफ मेंबरशिप फीस। बिकॉज हम क्लब से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो कुछ क्लब मेंबर लाइफ मेंबरशिप फीस मिलती है उन्हें, उनको लाइफ मेंबरशिप फीस वो जमा कराते हैं, तो वो एक तरह से परमानेंट मेंबर बन जाते हैं उस क्लब के। ठीक है, ये कौन होते हैं?
यूजुअली दे प्रमोट द क्लब्स कि भाई उन्होंने 10 लाख रुपीस दे दिए एक साथ, तो अब क्लब को क्या फायदा हुआ, उसको 10 लाख अगर मनी मिली है तो वो उस 10 लाख रुपीस को कहीं यूज करेगा। लेट्स से वो कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी के लिए रूम क्रिएट कर सकता है, कोई स्पोर्ट्स टेनिस कोर्ट बना सकता है, और व्हाट दैट क्लब विल डू, द क्लब विल अर्न फ्रॉम दैट पर्टिकुलर, मतलब उस टेनिस कोर्ट से स्टूडेंट्स को टेनिस सिखा के हो सकता है क्लब अर्न करेगा। तो अब मैं 10 लाख रुपीस क्यों दूं, तो उन्होंने कहा यू विल गेट अ लाइफ मेंबरशिप, इसके बाद आपको कोई फीस देनी नहीं होगी। दैट मीन्स जो मैंने पैसा दिया है उस पैसे से वो पैसा अर्न करेंगे, पर मुझे उसके बदले में लाइफ मेंबरशिप भी मिलेगी। तो इसी तरह से क्लब्स चलते हैं, उनके पास एक पर्सन तो है नहीं जो कैपिटल लगाएगा, तो लाइफ मेंबरशिप फीस जस्ट लाइक ए कैपिटल का वर्क करती है। तो आइए, in order to become the member of an organization for the whole life, some member pay the fee in lump sum once in their lifetime. क्लब को क्या बेनिफिट होगा, क्लब इस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करेगा, उससे अर्न करेगा। It is a receipt of non-recurring nature, capital receipts. This member will not require to pay fee annually. Obviously उसने एक बार ही दिएगा। It will be appearing on the debit side of receipts and payment. हम देखिए पढ़ कैसे रहे, पहले दो वर्ड होते हैं, ये रिसिप्ट है क्या, फिर दो है कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, कैश आया है तो रिसिप्ट और पेमेंट में आएगा। हैंस इट इज नॉट क्रेडिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बट एडेड टू द कैपिटल फंड शोन सेपरेटली ऑन द लायबिलिटी साइड। यस, बिकॉज ये आपकी इनकम नहीं है। इनकम मतलब आपने इस साल का नहीं है, ये आपका बहुत सालों तक चलने वाला है, आपको लाइफ लॉन्ग सर्विसेज देनी है। आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, अब ये क्लब की लायबिलिटी है, उस मेंबर को लाइफ लॉन्ग सर्विसेज दे और इट विल बिकम योर पार्ट ऑफ योर कैपिटल फंड। नेक्स्ट टॉपिक इज एंट्रेंस फीस। व्हाट इज एंट्रेंस फीस? यूजुअली जो क्लब्स अपने नए मेंबर से या स्कूल अपने स्टूडेंट से, नए स्टूडेंट से कुछ एडमिशन फीस लेता है, एंट्रेंस फीस स्टार्ट लेता है, चार्ज करता है कि भाई आपको इतने रुपए देने होंगे बाकी अदर सब्सक्रिप्शन के अलावा। ठीक है, तो यानी एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस इज द अमाउंट पे बाय द पर्सन एट द टाइम ऑफ बिकमिंग मेंबर ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस है रेवेन्यू रिसिप्ट, देयरफॉर इट इज अकाउंटेड इन इनकम एंड क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। नाउ इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये इनकम होती है, ये इनकम में आती है, लेकिन कई बार if an instruction is given in the question to treat it as a capital reserve, it should be shown in liability side of current balance sheet. Usually entrance fees will be treated as normal income, लेकिन if question is showing separately कि नहीं साहब आपको तो इसको liability बताना है, तो आप liability बताएंगे। कारण कुछ लोग कहते हैं एंट्रेंस फीस एक इंसान अपनी लाइफ में एक ही बार देगा, ये रेगुलर नेचर की नहीं है, तो एक कैपिटल में बैलेंस शीट में जानी चाहिए। पर फिर कुछ लोगों का ये भी होता है, ये कहते हैं कि भले ही रेगुलर नेचर की नहीं है उस पर्सन के लिए, बट क्लब तो रेगुलरली रिसीव करेगा, उसके लिए तो मेंबर रेगुलरली आएंगे, स्कूल के लिए तो रेगुलर स्टूडेंट आएंगे, तो ये रेवेन्यू होना चाहिए, तो इसको रेवेन्यू माना गया। लेकिन अगर कोई क्लब उसके पास ऐसा है कि भाई सपोज कुछ क्लब होते हैं ना, एक बार मेंबर आ गए अब उसके बाद रेगुलरली नहीं आएंगे, यही सब्सक्रिप्शन देंगे, तो वो अगर इसको लायबिलिटी मानना चाहता है तो वो स्पेसिफिकली क्वेश्चंस में बताएगा। राइट बेटा, तो ये हो गया एंट्रेंस फीस। इसके बाद आता है डोनेशन। डोनेशन वर्ड आया डोनेट से, डोनेट करना, टू गिव समथिंग, राइट, नॉट इंटेंशन आपको मतलब यू आर, जैसे कि मैं अगर किसी एक दुकान पे जाता हूँ, कोई पैसा देता हूँ तो उसके बदले में मुझसे चाहता हूँ, कोई गुड्स चाहता हूँ, बट आई एम गिविंग माई मनी। ठीक है, यू आर गिविंग डोनेशन इन स्कूल और यू आर गिविंग डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी, बट उसके बदले में यू विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ थिंग कि आपको कोई सामान मिलने वाला है। बट डोनेशन कैन बी क्लासिफाइड इन टू जनरल डोनेशन। व्हाट इज जनरल डोनेशन? आपने किसी पर्सन को डोनेट किया से 1 लाख रुपीज और आपने उसे कुछ नहीं बोला, तो दैट इज अ जनरल डोनेशन, वो चाहे तो कहीं भी खर्च करे। व्हाट इज स्पेसिफिक डोनेशन? आपने उसे 1 लाख रुपए दिए और बोला कि काइंडली मेक द लाइब्रेरी, और या फिर इससे लाइब्रेरी के लिए बुक्स परचेज कर लीजिएगा, या फिर इससे बिल्डिंग बना लीजिएगा, या फिर इससे एनी हाउ एक वाटर कूलर लगवा लीजिएगा, या ये पर्टिकुलर लगवा लीजिए, तो दैट इज फॉर अ स्पेसिफिक रीजन। तो नाउ एक हुई स्पेसिफिक डोनेशन। व्हेन डोनेशन रिसीव्ड is to be utilized for specific purpose, donation for building, for providing swimming pool, it is capitalized and shown in liability side of the balance sheet. Why? Because जब आपने उसको specified कर दिया तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि specified का मतलब हुआ यहाँ पे
आप वहीं खर्च करेंगे तो यू कैन नॉट यूज मनी अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। तो इट इज़ अ लाइबिलिटी फॉर यू, जब तक वो बड़ा है उस पैसे को वहाँ खर्च करना है, एंड इट विल वर्क एज अ कैपिटल ऑल्सो, कैपिटल का वर्क, कैपिटल का पार्ट है। लेकिन जनरल डोनेशन is the donation which is the donor does not specify the purpose for which donation is to be used. It is treated as an income and credited to income. आप इसको income मान के कहीं भी खर्च कर सकते हो, this is your income only, right? You can understand like this कि अगर if आपको कोई पैसा मिले, let's say आपके पेरेंट्स आपको पॉकेट मनी देते हैं और आपको सिंपल एक 500 का नोट दिया, कुछ नहीं बताया, तो दैट इज अ इनकम फॉर यू, राइट? आप कहीं भी खर्च कर सकते हैं। सपोज वही 500 रुपीज़ दिए कि इससे कॉपीज़ ले लेना, स्टेशनरीज ले लेना, जब तक आप वो नहीं खरीदते दैट इज़ लाइबिलिटी फॉर यू कि मुझे ये स्टेशनरीज खरीदनी हैं। तो इट इज़ जस्ट लाइक दैट, पर्पस क्या है उसका, ठीक है। लेगेसी, लेगेसी जनरली जो विल के द्वारा एनपीओ को कोई भी पर्सन जब उस अपनी विल से मरने के बाद जो उसके डॉक्यूमेंट होते हैं डिसीज के, विल से कोई भी चीज क्लब को या किसी चीज को दे जाए तो दैट विल बी टर्म्ड एज लेगेसी। तो इट इज द अमाउंट विच ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिसीव एज पर द विल ऑफ द डिसीज पर्सन, इट अपीयर ऑन द डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। दिस अमाउंट इज नॉट अ रिकरिंग नेचर एज ट्रीटेड एज अ कैपिटल रिसिप्ट शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये लाइबिलिटी पे जाएगा। मुझे बहुत अच्छे से याद है, कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते पर सर हमें तो कैश मिला होगा ना, तो ये तो एसेट्स होना चाहिए। ऑब्वियसली कैश है तो कैश तो एसेट में ही शो होगा। जैसे आप जब बिजनेस में कैश लगाते हैं तो एंट्री क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, उस कैश को एक नाम भी तो देते हैं कैपिटल का, तो कैपिटल लायबिलिटी में जाता है और कैश कहां जाता है, एसेट्स में। ऐसे ही इफ यू आर गेटिंग मनी फ्रॉम लेगेसी तो कैश तो डेबिट हुआ, क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट होगा लेगेसी। तो दिस लेगेसी विल बी शोन ऑन लायबिलिटी साइड एंड कैश विल बी शोन ऑन एसेट साइड। तो हम लेगेसी की बात कर रहे हैं। ऐसे जब हमें डोनेशन मिलेगी तो कैश टू डोनेशन, तो यही तो कैपिटल फॉर्म होगी। एनपीओ चलता कैसे है, कोई लाइफ मेंबरशिप फी देता है, कोई डोनेशन देता है, कोई लेगेसी से ऐसे पैसा आता है। सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स, सी जब हम ओल्ड एसेट्स बेचते हैं, ओल्ड एसेट्स यानी इनकी कोई एसेट्स है, तो ओल्ड कोई भी एसेट्स बेचे तो उसमें दो चीजें आएंगी, क्या, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। प्रॉफिट विल बी शोन इन इनकम साइड, लॉस विल बी शोन इन एक्सपेंडिचर साइड। तो इट अपीयर ऑन द डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट्स और पेमेंट, जितना कैश आएगा वो तो रिसिप्ट्स और पेमेंट में जाएगा, लेकिन इट इज अ कैपिटल रिसिप्ट should not transfer to income and expenditure account. However, the profit or loss on the sale of assets must be taken to income and expenditure account. मैं इसका आपको मतलब बता देता हूँ, ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे suppose if you have assets of rupees 1 lakh and you have sold that assets of rupees let's say 1,10,000, तो अब 1,10,000 में जो 1 लाख है वो तो कैश में, मतलब आपका पूरा का पूरा इनकम में नहीं आएगा, ओनली 10,000 इनकम विल बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रेस्ट ऑफ द अमाउंट या जो भी अमाउंट है 1,10,000 एक कैश में भी जाएगा, जो आपको कैश मिला है। तो हमें समझना होगा हम एंट्री कैसे करते हैं, मैं आपको बताता हूं एंट्री कैसे करते हैं। कैश अकाउंट डेबिट 1,10,000 टू एसेट्स 1 लाख एंड टू प्रॉफिट एंड लॉस 10,000, तो उसी अकॉर्डिंग कैश में 1,10,000 जाएगा, एसेट्स 1 लाख से कम होगी और 10,000 प्रॉफिट में जाएगा, लॉस है तो लॉस में जाएगा। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, व्हाट इज ओल्ड न्यूज़पेपर, जो हम ओल्ड न्यूज़पेपर कहूं या स्पोर्ट्स मटेरियल, जो चीजें खराब हो जाती हैं स्क्रैप में बिकती हैं, दिस विल बी टर्म्ड मिसलेनियस इनकम, ठीक है। तो असेट्स और ओल्ड न्यूज़पेपर और स्पोर्ट्स मटेरियल में बहुत फर्क होगा। ये स्क्रैप यानी यूज होने के बाद अब इसका कोई यूज नहीं है, इट अपीयर ऑन द डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट, यानी जो कैश मिला है वो डेबिट में आएगा, ट्रांसफर टू द क्रेडिट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ड्यू टू द फैक्ट दैट द सेलिंग ऑफ द ओल्ड न्यूज़पेपर used sports material like the old bat balls, it is regular feature of a not for profit institution। ये miscellaneous receipt हो जाएगी जो भी स्क्रैप पे है, ठीक है। तो इनकम एक्सपेंडिचर में आता है। एंड पेमेंट ऑफ ऑनरियम, सर्टेन जो लोग आपकी क्लब को सर्विसेज देते हैं, दे आर गिविंग देयर सर्विसेज, लेट्स से दे आर नॉट चार्जिंग सैलरी, बट आप उनको क्योंकि उनकी सर्विसेज देने के लिए कोई पैसा देते हैं तो उसको हम सैलरी नहीं बोल के एक रिस्पेक्टफुल वर्ड बोलते हैं ऑनरियम, उनके ऑनर में, क्योंकि उनके आने जाने का जो खर्चा लगता है, ये कोई अमाउंट डिसाइड नहीं हुआ, कोई पे चेक नहीं है, तो ये एक सिंपल सा अमाउंट है।
जो द अमाउंट पेड टू पर्सन हु आर नॉट अ एम्प्लॉय ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज कॉल्ड ऑनरेरियम. दे आर नॉट एम्प्लॉय, दे आर प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज कि चलो मैं 2 घंटे क्लब्स के, जैसे कि सपोज करिए कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है या कंपनी सेक्रेटरी है या लॉयर है, वो कहता है ठीक है मैं क्लब के 1 घंटे का वर्क देखूंगा अपने क्लब का, उसको ऑनरेरियम में जो पैसा मिलता है दैट इज ऑनरेरियम. डेबिट होगा इनकम एक्सपेंडिचर में, क्योंकि खर्चा है, क्या है, खर्चा. आप इसको सैलरी भी मान सकते हैं. और लास्ट इज एंडाउनमेंट फंड. व्हाट इज एंडाउनमेंट फंड? यूजुअली कुछ लोग कुछ सामान या कोई प्रॉपर्टी दे देते हैं क्लब को किसी की रिमेम्बरेंस के अंदर कि भाई हमारी तरफ से. तो इट इज अ फंड अराइजिंग फ्रॉम द बिक्वेस्ट और अ गिफ्ट द इनकम विच इज डिवोटेड फॉर द स्पेसिफिक पर्पस. कि अब इससे जो भी पैसा आया आप करें अर्न, हमें कोई दिक्कत नहीं है. मीन्स यहाँ पे हम उसको बुक्स दे सकते हैं, हमने कुछ दे दिया कि यूज फॉर योर पर्पसेस. Thus, it is a capital receipt because it provides permanent income to the institution. It should be shown in the liability as a separate item. Now, endowment fund भी liability है. क्यों? ठीक, कोई भी ऐसी चीज जो आपको आगे प्रॉफिट कमाने में मदद करेगी, जैसे लाइफ मेंबरशिप फी आई, डोनेशन आई स्पेसिफिक पर्पस के लिए, और एंडाउनमेंट फंड. इन तीनों चीजों में देखिए, स्पेसिफिक पर्पस डोनेशन यानी आप उससे कोई भी एक्टिविटीज, मैंने कहा कि आपको डोनेशन दिया गया है स्विमिंग पूल बनाने के लिए, तो यू विल अर्न फ्रॉम दैट, राइट. लाइफ मेंबरशिप फी, आप उससे कुछ बनाएंगे, यू विल अर्न फ्रॉम दैट. एंडाउनमेंट फंड, आपको कोई भी चीज ऐसी दी गई है कि जिससे इनकम अब वो आपकी है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, तो यू विल अर्न फ्रॉम दैट. तो दैट विल बी टर्म्ड एज योर कैपिटल फॉर यू. जो चीज आई है दैट इज एन एसेट्स, वो तो डेबिट है, लेकिन कैसे आई है, यानी सपोज करिए फॉर एग्जाम्पल मैं एक बिजनेस चलाता हूं, मैंने अपने बिजनेस को एक फर्नीचर दिया, तो फर्नीचर तो डेबिट हुआ, क्रेडिट क्या होगा, कैपिटल. क्रेडिट क्या होगा, कैपिटल. एक्चुअली आई एम इन्वेस्टिंग माय मनी इन द बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ अ फर्नीचर. तो सेम हेयर, तो कुछ लोग एंडाउनमेंट फंड देते, तो क्लब बोलेगा एक एंडाउनमेंट फंड भी आया है मेरे पास जो इस पर्पज से आया है.